तो अब हम बात करते हैं जिस पर फोर एथिक्स की मेंस 2013 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। देखो सेक्शन बी में तो मेनली केस स्टडीज आते हैं जो कि हम कवर करेंगे, बट मैं इसको सेक्शन ए सेक्शन बी में उस प्रकार से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ यार, है ना। मैं एक तरह से इसको पार्ट्स वाले हैं, ये सेक्शन ए सेक्शन बी में पार्ट्स में है, ठीक है। जिसमें से हमारे पास अगर 12 क्वेश्चन अगर एथिक्स के आ रहे हैं तो हम 6 क्वेश्चन सेक्शन ए मतलब पार्ट ए में और सेक्शन बी में मतलब पार्ट बी में कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज मेंट बाय क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। देखो भाई बहुत बार ये क्वेश्चन है ना, लगभग ये तीसरा क्वेश्चन होगा जो कि PYQs में अभी तक जो हमने कवर किया है ना, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। तो एक तरह से आपको समझना है यार, प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बिकॉज आप समझना अगर 12 एथिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से आपको 4 पते होने ही चाहिए जो कि PYQs के बेसिस पे होंगे। 4 आप जब टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उससे होंगे, और 4 किसी को पता नहीं होंगे तो इसको अपने आप से ओन सेल्फ खुद से लिखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है यार। So, what is meant by crisis of conscience? Narrate one incident in your life when you were faced in such a crisis and how you resolved the same. है ना, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस मतलब आप क्या समझते हो और ऐसा सिचुएशन बताना जब आपने ये चीज़ फेस किया है और इसको कैसे रिजॉल्व किया है, ठीक है। सो एक बार फिर से पढ़ते हैं, व्हाट इज मेंट बाय क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, नरेट वन इंसिडेंट इन योर लाइफ व्हेन यू आर फेस्ड विद सच अ सिचुएशन और सच अ क्राइसिस एंड हाउ यू रिजॉल्व दिस सेम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यार। इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाय डिफाइनिंग अबाउट द क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। बॉडी के अंदर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं द रिलेवेंस ऑफ द क्वेश्चन, है ना। मतलब जो हमारे पास इंसिडेंट की बात की है ना, जहाँ पे मैंने क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस फेस किया है, उसको सब्सटेंशिएट कर सकता हूँ। एंड लास्ट में कैसे उसको रिजॉल्व करना है वो भी बताएंगे यार। उसके बाद कंक्लूजन के अंदर हम कंक्लूड करेंगे विथ अ वे फॉरवर्ड, ठीक है। सो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस होता क्या है, इट इज द सिचुएशन इन विच, है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यार टू डिसाइड व्हाट इज राइट टू डू। क्राइसिस of conscience is a situation in which it is very difficult to decide what is the right thing to do, और क्या ये जो टर्म है ना भाई, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इज मतलब बहुत सारे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तरह से आप समझना जो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है ना, वो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस क्या है। दिस क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस जनरली हमारे पास एथिकल डायलेमास के फेज में, है ना। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस जो होता है एक तरह से फियर पैदा करता है यार, दैट हिज एक्शन में अगेंस्ट द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस एथिकली रॉन्ग, उसकी बात करता है ये। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस इट इज़ अ केस ऑफ ethical dilemma, but often in a stronger sense. When there is a crisis of conscience, the individual fear that his action may be against the voice of conscience and
hence ethically wrong। ओके, आप ये बोल सकते हो है ना, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस जो है ना, ये तब देखने को मिलता है इफ समथिंग इज डन फॉर मटेरियल ग्रीड, है ना, सप्रेस आवर कॉन्शियंस, ठीक है। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सम सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे देखने को मिलता है कि कुछ एक्सटर्नल रीजन जो है उसकी वजह से भी हमारे पास क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट समटाइम्स वी आर not able to act in the way that is in compliance with our values and principles, है ना, क्योंकि either due to what, either due to some external exigencies or material greed, we sometimes sidelines our voice of conscience and act in a contrary way। अगर हम हमारे पास क्वेश्चन ने बोला ना कि इंसिडेंस बताओ जहाँ पे आपने ये फेस किया हो, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ कि भाई एक सिचुएशन था मेरा कि जहाँ पे है ना, एक सिचुएशन था जैसे मेरा सपोज करो बर्थडे था मेरा, सपोज को या सही में बर्थडे था, बर्थडे में मेरे पास 100 रुपये मतलब 5,000 रुपये थे, उसको मेरे को मतलब महंगे ब्रांडेड कपड़े खरीदने थे, या फिर उस समय मम्मी की हेल्थ की थोड़ी दिक्कतें आ गई तो उस समय उनको भी पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैंने अपने लिए ना सोच के उनके लिए सोच के तो एक तरह से सोचने की कोशिश की, तो एक तरह से क्या समझना, एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है ना, बिकॉज पैसा उनके लिए थोड़ा चाहिए था इसलिए। सो इन अ सिचुएशन I had ₹10,000 stored for purchasing high quality clothes on my birthday, है ना, बट शॉपिंग मॉल में जब गया मैं, when I went to a shopping center to buy clothes, मेरे पापा ने बोला informed me that ना कि मेरे एक दोस्त था, उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो वो अस्पताल जा रहे थे, तो उस समय ठीक है मेरे को उनके पास उतने पैसे भी नहीं थे, तुरंत है ना जाना थे, तो उस समय मेरे को सोचा कि भाई ये जो पैसे थे वो उनकी मदद कर सकते हैं। सो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। देखो थोड़ा सा आपकी जो इंसिडेंस रहेगा ना उसको आपको चोर फोड़ के लिखना पड़ेगा, बिकॉज आपको एक समझना है भाई आपकी इंसिडेंस सब ठीक है बट आपको आंसर को कंक्लूड भी करना है जिससे क्वेश्चन की डिमांड भी पूरी हो, तो आप उसको थोड़ा सा मोल्ड भी कर सकते हो यार, है ना। ऐसा नहीं होता कि लोग बोलते हैं ना ये नहीं करना वो नहीं करना, सब कर सकते हो आंसर्स के बाद आपको सिर्फ मार्क्स पे फ़र्क पड़ना चाहिए। इन्फॉर्म मी दैट
mother was unwell and they are speeding to the health center, and I knew he became poor and might want a little spare money. सो ये एक तरह से आप समझना है ना। आई हैड अ क्राइसिस ऑफ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वेदर टू स्पेंड द मनी ऑन माई क्लॉथ्स और मेंटेन देम स्पेयर लिस्ट माई बॉडी, क्योंकि जिसको ज़रूरत है पैसे की। सो एक चॉइस जो है वो टफ हो जाता है। इफ़ आई स्पेंड द मनी ऑन, एक समझना, कपड़े में खरीदने में पैसे दे दिए तो एक तरह से गिल्ट फील होगा यार। सो it finally we quit a few conviction and decide to maintain money to my spare time and not buy garments on that birthday। तो वो एक तरह से क्या था, एक इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने बताया कि हमको क्या करना चाहिए और एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस वाला सिचुएशन फेस किया था। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हैं the choice became tough if I spent cash, if I spent the cash and he faced a problem, I felt what? Guilty। सो जो स्ट्रॉन्ग क्राइसिस ऑफ जजमेंट था राइट और रॉन्ग के बीच में, है ना, वो बिटवीन था माई प्राइवेट डिज़ायर एंड माई ऑब्लिगेशन टूवर्ड माई फ्रेंड। came about between my private desire and obligation toward, okay, सो फाइनली मैंने क्या किया यार, हमने सोचा कि यार कपड़े तो हर महीने हर साल खरीदता हूँ, अगर दोस्त की मदद की ज़रूरत है तो दोस्त की मदद कर देनी चाहिए, है ना। विथ क्वाइट अ फ्यू conviction I decided to maintain the money, spare time and not buy garments on that birthday। तो कैसे बोल सकते हैं भाई, जो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है occur when personal values clashes with a decision or action one is faced with। सो कैसे इसको बाहर निकल सकते हैं इससे। सो दस बाई नेविगेटिंग दिस dilemmas with integrity and commitment to ethical conduct, individual can maintain their moral compass and contribute positively to society। सो कंक्लूड कर सकते हैं बाई मेंशनिंग दैट दस बाय navigating these dilemmas with
integrity and a commitment to ethical conduct, individuals can maintain their moral compass and contribute positively to society. ओके, सो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था व्हाट इज मेंट बाय क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, नरेट वन इंसिडेंट इन योर लाइफ व्हेन यू आर फेस्ड विथ सच अ क्राइसिस एंड हाउ यू रिजॉल्व द सेम। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस एक सिचुएशन है भाई जहाँ पे क्या करना चाहिए उस दुविधा में आदमी फंस जाता है। एंड जनरली एक एथिकल डायलेमा ही है भाई जहाँ इंसान डरता है कि अपने एक्शन से, है ना, कोई गलत काम ना हो जाए। ठीक है, एंड ये जनरली तब देखने को मिलता है जब हमारे वैल्यूज़ और जो प्रिंसिपल्स उनके बीच में, है ना, जो हम सोचते हैं और जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हम करना चाहते हैं और जो हमारे वैल्यूज़ हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, उनके बीच में क्लैश देखने को मिलता है। एंड जनरली क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ द मटेरियल ग्रीड, एक्सटर्नल एक्सीजेंसीज की वजह से हो सकता है। सो हम मेरे एक इंसिडेंस बताया भाई, जैसे शादी मतलब मेरा बर्थडे था जहाँ पे मैंने 1000 रुपये सेव 10,000 रुपये सेव करके रखे थे। बट हाँ, मैंने कपड़ा खरीदने गया दुकान में, गारमेंट्स खरीदने गया, लेकिन वहाँ पे समझ आया कि कोई मेरे दोस्त है उसको जरूरत पैसे की, उसकी मम्मी अस्पताल में है, उसको ज़रूरत पड़ रही है। तो उस समय मैंने खरीदने से मना अपने आप को समझाया, नहीं भाई उसको तो बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी बचा के रखना, अगर उसको ज़रूरत पड़ गई तो उसको दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक सिचुएशन में अपने आप के अपने जो प्राइवेट डिज़ायर्स हैं उसको एक तरह से एक क्लैश था भाई, क्लैश बिटवीन व्हाट प्राइवेट डिज़ायर एंड माय फ्रेंड, ऑब्लिगेशन टुवर्ड माय फ्रेंड। तो उस समय हमारे पास जो मनी है उसको बचा के रखने की सोची। सो इस प्रकार से मैंने नेविगेट किया। तो हमने लास्ट में कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट 10 इस के एथिकल डायलेमास को कब कैसे नेविगेट कर सकते हैं, बाय मेंटेनिंग, है ना, इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट टुवर्ड एथिकल कंडक्ट। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक तरह से इस सिचुएशन को हम यहाँ पे बाईपास कर सकते हैं, निकल सकते हैं, बिकॉज इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट एक तरह से मॉरल कंपास के जैसे काम करता है। एंड इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम जब हमारे काइंडनेस ऑफ कॉन्शियंस को सुलझाएंगे तो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द सोसाइटी, बिकॉज सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, सिविल सर्वेंट के लिए, एक जनरल सिटीजन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यार? देयर इज एनफ ऑन दिस अर्थ फॉर एवरी वंस नीड बट नो वन ग्रीड। महात्मा गांधी ने कहा था भाई हर आदमी के लिए पर्याप्त है, बट हाँ ज़रूरतों के लिए, नॉट लालच के लिए। सो देयर इज एनफ ऑन दिस अर्थ फॉर एवरी वंस नीड बट नो वंस ग्रीड, महात्मा गांधी जी ने कहा था। सो इस क्वेश्चन को हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई? बाय गिविंग द मीनिंग ऑफ द कोट। बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर हम बात कर सकते हैं अबाउट द रिलेवेंस ऑफ द कोट इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट, है ना। हम इसको लिंक करेंगे विथ व्हाट, एसडीजी के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ, एंड इन्वायरमेंट के साथ। इसको एग्जांपल्स दे सकेंगे भाई इस कोट को सब्सटेंशिएट करने के लिए। एंड कंक्लूजन में हम कंक्लूड कर सकते हैं विथ सम सजेशंस और वे फॉरवर्ड। सो ये जो हमारे पास कोट है वो क्या बता रहा है, आवर नीड्स आर लिमिटेड बट आवर ग्रीड्स हैज नो लिमिट, ऐसी बात कर रहा है ये, है ना। वी कैन इजीली सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लॉथिंग एंड हाउसिंग, बट, है ना, मतलब हमें सफिशिएंट रिसोर्स है दुनिया में, बट हमारे पास जो लालच है उसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सो यहाँ पे जो कोट क्या बता रहा है, वी कैन इजीली सेटिस्फाई our basic needs like food, clothing and housing. There are sufficient resources today in our
world to easily fulfill the needs of all the people of the world, बट ऐसा कोई इंड नहीं है भाई टू द ग्रीड्स। However, there is no into ग्रीड। सब एग्जांपल्स की बात करें है ना, टू इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के रेफरेंस में बात कर सकते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है एक प्रकार से हमारे पास क्या बात करता है यार, प्रायोरिटाइज करता है नीड्स को, जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं उनको, उसके साथ साथ एक तरह से मिनिमाइज करता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी। Sustainable agriculture prioritize the needs of small scale farmers and ensure food security while minimizing environmental degradation। के एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं ऑफ सिक्किम, है ना, एक तरह से फर्स्ट स्टेट बना इंडिया के अंदर जैसे इसने इम्प्लीमेंट किया ऑर्गेनिक फार्मिंग को। जैसे बहुत सारी चीज़ें कम हुई यार, लाइक रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, एंड एक तरह से जो हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द फार्मर्स एंड द कंज्यूमर्स उसको प्रमोट किया है। सक्सेसफुली implemented organic practice reducing dependence on chemical fertilizers and pesticides and prioritizing the health and well-being of farmer and consumers। Prioritizing the health and well-being of farmers and consumers। ओके, सो ये तो हमने एग्जांपल दी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से, ये जो कोट है उसके रिगार्डिंग। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग की भी बात कर सकते हैं यार, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बात करता है, इट टॉक्स अबाउट एनकरेजिंग कॉर्पोरेशन टू फुलफिल देयर सोशल एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिससे वो वापस से सोसाइटी को दे सकें, है ना, उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम से कम कर सकें, है ना। टाटा ग्रुप सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका यार। कॉर्पोरेट सोशल responsibility encouraging corporations to fulfill their social and environmental responsibilities।
by giving back to society and minimizing the negative impact on their operation. ओके एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अभी टाटा ग्रुप है ना हैज़ implemented various CSR initiatives focusing on education, healthcare and sustainable development to address societal needs and contribute to the well-being of communities. ओके सो इस प्रकार से हम दो एग्जांपल दिए भाई, लास्ट में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं भाई और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ट्राइबल राइट्स की बात कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है भाई। जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है उसको तो कर ही रहे हैं हम, बट वहाँ के जो इंडिजिनस पीपल्स हैं उनको भी हमारे पास देखना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पास जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ना, वो एक तरह से रिकोगनाइज करता है यार एंड रिसोर्स राइट प्रोवाइड करता है जो ट्राइबल है ना, सो एक तरह से बैलेंस करने की बात करता है कंजर्वेशन एफर्ट्स को और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के नीड्स को ना। वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग की भी बात कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास जब इम्प्लीमेंट करते हैं हम इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, तो जैसे कि रिसाइकलिंग हो गया, सेग्रीगेशन हो गया है ना, तो इससे क्या होता है हमारे पास इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम होता है, सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट हो पाता है ना। सो ये सब चीज़ें हैं यार। उसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं दी सिटी ऑफ अलापुंजा जो केरला के अंदर है, जहाँ पे कैसे उन्होंने एक सक्सेसफुल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया भाई, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं किसके ऊपर, डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स पे है ना, जहाँ पे रिसाइकलिंग के ऊपर, कंपोजिटिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो एक तरह से सस्टेनेबल वेस्ट प्रैक्टिस को ध्यान दिया जाता है। एक तरह के आपको क्या करना है, चीज़ों को सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस है ना उसको यहाँ पे इस कोट में डालना है ना, बिकॉज लालच के लिए किसी के लालच के लिए फुलफिल करने के लिए दुनिया में चीज़ नहीं है भाई, बट हाँ ज़रूरतों को पूरी करने के लिए चीज़ें हैं। सो लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दस बाय prioritizing the needs of all individuals and communities and avoiding excessive greed, we can work toward a more equitable and sustainable world। तो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था देयर इज इनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड बट नो वन्स ग्रीड। महात्मा गांधी जी ने कहा था। पहले तो हमने इस स्टेटमेंट को समझा के एक तरह से हमने इंट्रोड्यूस किया कि भाई देखो हमारे पास बेसिक नीड्स के लिए सबके लिए है राइट, सफिशिएंट फूड, क्लॉथिंग एंड हाउसिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा है इस दुनिया में, बट हाँ किसी के लालच की फुलफिल करने के लिए नहीं। तो हमने एग्जांपल दिया राइट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, जहाँ पे हमने बात की अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारे पास क्या होता है ना, बिकॉज सस्टेनेबल फार्मिंग में हमारे पास क्या किसकी बात करते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग में हमारे पास है ना स्मॉल स्केल फार्मर्स की बात करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है एक तरह से मिनिमाइज भी करता है डिग्रेडेशन को। एग्जांपल के तौर पे हमने सिक्किम की बात की यार है ना, जहाँ पे उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक तरह से अच्छे से प्रैक्टिस लाया, जिससे एक तरह से डिपेंडेंस जो था फर्टिलाइजर्स पे वो कम कर पाए, और जो हेल्थ है वेलबींग है फार्मर्स का भी कंज्यूमर्स का उसको इम्प्रूव कर पाए यार, ठीक है ना, प्रायोरिटाइज कर पाए।
ख़राब चीज़ें नहीं खिलानी उनको। हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की, जहाँ पे है ना बेसिक चीज़ जो की, जैसे कि टाटा ग्रुप की बात की, जहाँ पे सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को जो फुलफिल करते हैं, तो एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसके ऑपरेशंस का, ग्रीड मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, उसको हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। टाटा ग्रुप एग्जाम्पल देख कैसे उन्होंने हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया, है ना, और एक तरह से सोशल वेलबींग ऑफ द कम्युनिटीज़ पे ध्यान दिया यार। सो लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट जब हम प्रायोरिटाइज करते हैं दूसरों की नीड्स को, कम्युनिटीज़ की नीड्स को, और जब एक्सेसिव जो ग्रिड है, थोड़ा मोड़ा ग्रिड जरूरी है भी है, बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे हम बोलते हैं ना, इन्फ्लेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इसी प्रकार, बट एक्सेसिव इन्फ्लेशन कैन लीड टू द डाउनफॉल ऑफ द कंट्री, है ना, डिप्रेशन ला सकता है ना, रिवॉल्यूशन हो सकता है, डिवैल्यूएशन हो सकता है, वो सब चीज़ें हैं ना, डिप्रेशन आ सकता है, डिप्रेशन मतलब ख़राब चीज़ें हैं ये सब चीज़, ठीक है। सो हम जब एक्सेसिव ग्रीड को अवॉइड करते हैं तो इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड बना सकते हैं यार। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यार? नियरली ऑल मैन विथ स्टैंड एडवर्सिटी, बट इफ़ यू वॉन्ट टू टेस्ट अ मैंस कैरेक्टर गिव हिम पावर। अब्राहम लिंकन ने कहा था, है ना। इस कोट को हमको एलाबोरेट करना है एक प्रकार से, फिर से पढ़ते हैं। देखो 2013 से पहले एथिक्स के क्वेश्चन जीएस पेपर 4 का जो सिलेबस था वो नहीं था, तो पहली बार जो 13 में पहली बार एथिक्स जो था यूपीएससी मेंस के अंदर आया था, ठीक है। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आप समझना कि कैसे इसको इंट्रोड्यूस करना है। फिर से पढ़ते हैं। नियरली ऑल मैन कैन विथस्टैंड एडवर्सिटी, बट इफ़ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। सो इस प्रकार के जो कोटेशन वाले क्वेश्चन होते हैं इसको आप इंट्रोड्यूस कैसे करते हो? बाय मीनिंग ऑफ द पावर, या फिर आप मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ले देखिए बात किसकी हो रही है? पावर की। या फिर कोट कहना क्या चाह रहा है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बॉडी के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द रिलेवेंस ऑफ द कोट एग्जाम्पल्स, रिलेवेंट ऑफ द कोट विद एग्जाम्पल्स, एंड इसका इम्पैक्ट की बात करनी है भाई किसके ऊपर? किसी भी मैन के डिसीजन के ऊपर, है ना। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन में यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देना भी बहुत ज़रूरी है भाई, याद रखना, है ना। एक प्रोस्पेक्टिव वे हेड के साथ हम क्या कर सकते हैं? कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कोट है अब्राहम लिंकन का, वो क्या कहना चाह रहा है? दिस कोट बाय अब्राहम लिंकन suggests that when someone is given power, it can reveal their true character, है ना। इसका कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें जो कि इलस्ट्रेट करते हैं इस सब चीज़ों को। सो हमारे पास जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमारे पास सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं यार, और आप उनके कैरेक्टर को, बिकॉज वो दे आर दी पोजिशंस, दे आर दी पर्सनस हु आर इन पावर। सो व्हेन पॉलिटिशियन, है ना, जो पॉलिटिशियन जो कि पावर रखते हैं, कोई भी प्रॉमिस करते हैं या फिर जैसे कि बात करते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हम एक्सेस टू हेल्थ के बढ़ाएंगे, है ना, तो एक तरह से दे मे प्रायोरिटाइज देयर ओन इंटरेस्ट, है ना, जो वो करते हैं। सो एक तरह से उनकी बता रहा है कि पावर में रहने के पहले तो बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, और पावर में आने के बाद वो क्या प्रायोरिटाइज करते हैं उसको। तो एक तरह से वो जनरली अगर इंगेज करते हैं करप्शन में, तो एक तरह से वो बता रहे हैं कि भाई इनका जो कैरेक्टर है वो क्या है। सो व्हेन पॉलिटिशियन are seeking power, they often make promise to their
constituents such as reducing poverty or increasing access to healthcare. However, once they are in power, some politician may prioritize their own interest over those of their constituents, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके उन इंटरेस्ट को प्रायोरिटीज अगर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, दे मे एक्सेप्ट bribes or engage in other forms of corruption to maintain their power। एक तरह से ये कैरेक्टर को बता रहा है ना, तो पॉलिटिशियन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे हम फैमिली मेम्बर्स की बात कर सकते हैं, है ना। सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं, सेलिब्रिटीज़ पर कोई ध्यान देता नहीं है। सो यहाँ पे अगर फैमिली मेम्बर के रेफरेंस में बात करें कि पावर कैसे आदमी कैरेक्टर को बताने में हेल्प करता है, okay, in some families there may be a power dynamic where one family member has more control than other। सो एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा इसको। सो इन सम फैमिलीज देयर मे बी अ पावर dynamic where one family member has more control than other। For example, a parent may have power over their children when this power is used responsibly, the parent can help their children grow and डेवलप। हाइवर अगर वो पेरेंट जो है इसके पावर का गलत उपयोग करेगा, एब्यूज़ करेगा और उसके चिल्ड्रन से और हार्म कर रहा है फिजिकल या फिर इमोशनल, है ना, तो एक तरह से ये खराब चीज़ है यार। इफ द पेरेंट abuse their power, they may harm their children either through physical or emotional abuse। ओके, सो इन सारे केसेस में हमको क्या समझ आ रहा है यार, इन ऑल दिस केसेस पावर कैन रिवील अ पर्सन्स ट्रू कैरेक्टर। सम पीपल मे यूज देयर पावर टू बेनिफिट देमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, while other may use their power to help those who are
लेस फॉर्चुनेट, है ना। कंक्लूड कर सकते हैं मैं मेंशनिंग दैट इन ऑल दिस केसेस पावर कैन रिवील अ पर्सन's true character. Some people may use their power to benefit themselves at the expense of others, while others may use their power to help those who are less fortunate. ओके, तो एक तरह से कैरेक्टर को समझने में, बिकॉज द वे समवन यूज देयर पावर कैन रिवील अ लॉट अबाउट देयर कैरेक्टर, ये हम समझ सकते हैं। तो देखो मैं बड़ा लिख रहा हूँ यार, एग्जाम में इतना बड़ा लिखना जरूरी नहीं है, बट हमको समझना भी तो है। इसको छोटा कर सकते तुरंत, यहाँ तक लिख दो, बस यहाँ तक लिख दो, है ना। जो कैरेक्टर जो एग्जाम्पल मैंने दिया उसको कट शॉर्ट किया सकता है, बिकॉज थोड़ी लैंग्वेज बड़ी है यहाँ पे। सो अल्टीमेटली द वे दैट someone uses their power can reveal a lot about their character. ओके, सो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था नियरली ऑल मैन कैन विथस्टैंड एडवर्सिटीज, बट इफ you want to test a man's character, give him power. So हमने इंट्रोड्यूस किया बाय मेंशनिंग दैट इट कोड क्या कहना चाह रहा है ना, कि जब आदमी के पास ताकत आती तभी उसका रियल कैरेक्टर समझ आता है, ये बताना चाह रहा है। एग्जांपल्स में हमने पॉलिटिशियंस का एग्जांपल दिया, है ना। जब चुनाव से पहले वो बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर हम रिड्यूस करेंगे पॉवर्टी को, एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ाएंगे, बट जब वो पावर में आते हैं तो दे में प्रायोरिटाइज देयर ओन इंटरेस्ट। हम पॉलिटिशियंस होते हैं ऐसे, ठीक है। सो एक तरह से ये क्या बता रहा है कि लाइक एक्सेप्टिंग ब्राइब्स एंड करप्शन के फॉर्म्स, डिफरेंट करप्शन के फॉर्म्स, तो एक तरह से उनके जो कैरेक्टर है वो उसको बता रहा है जब वो पावर में आते हैं। तो फैमिली मेंबर्स नहीं समझ सकते हैं भाई, बिकॉज फैमिली मेंबर्स में डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के पास डिफरेंट कंट्रोल होता है, तो एक पावर डायनेमिक्स होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे पेरेंट्स अगर वो, है ना, गलत तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसको रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल कर रहे हैं तो चिल्ड्रन ग्रो कर सकता है, बट अगर उसको दुरुपयोग कर रहे हैं यार, अब्यूज़ कर रहे हैं अगर पावर, तो बच्चे का क्या हो सकता है? इमोशनल अब्यूज़ हो सकता है, बच्चे का विकास रुक सकता है ना, उसके मेंटल हेल्थ पर डिफेक्ट आ सकता है, फिजिकली अगर अब्यूज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ समझ आ रहा है भाई इन सब चीज़ों से कि हमारे पास ऐसे पावर जो है अगर आदमी ठीक से इस्तेमाल करे, है ना, जो लेस फॉर्चुनेट लोगों के लिए बेहतरी के लिए इस्तेमाल करे तो ये अच्छा चीज़ है, बट अगर खुद की बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करे तो एक तरह से ये नुकसानदायक चीज़ है यार, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पावर है इट रिवील्स द रियल कैरेक्टर ऑफ अ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आई काउंट हिम ब्रेव हु ओवरकम हिज डिजायर देन ही हु ओवरकम हिज एनिमीज, ठीक है। तो एरिस्टोटल का ये हमारे पास एक कोट है जो बोलते हैं कि भाई ब्रेव, बहादुर वो हैं जो अपने ख्वाहिशों को कंट्रोल करते हैं, ओवरकम करते हैं, ना कि उसको जो कि अपने दुश्मनों को ओवरकम करते हैं। सो अकाउंट और आई काउंट हिम ब्रेव और आई काउंट हिम ब्रेव हु ओवरकम हिज डिज़ायर देन ही हु ओवरकम हिज एनिमीज, एरिस्टोटल ने कहा था। तो हम इसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं भाई? बाय हाईलाइटिंग द मीनिंग ऑफ द कोट। बॉडी के अंदर हमको एक्सप्लेन करना है मीनिंग को यार, बहुत सारे एग्जांपल्स देखिए। एंड इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ ओवरकमिंग द डिजायर। एंड इसको सब्सटेंशिएट करेंगे विथ एग्जांपल्स, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन के अंदर
रिलेवेंट स्टेटमेंट के साथ पब्लिक लाइफ में, है ना, इसको कंक्लूड कर सकते हैं। क्या रिलेवेंस है इस कोड का इन पब्लिक लाइफ? पब्लिक लाइफ मतलब पब्लिक सर्वेंट की लाइफ में भी बात कर सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ये जो कोट है एरिस्टोटल का, वो क्या बता रहा है कि भाई इट सजेस्ट दैट इट मेक्स वन मोर ब्रेव, जो कि अपने डिजायर कनकर करता है रादर देन एक्सेल एनिमीज, है ना। कुछ एग्जांपल्स है इसको हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं। दिस कोट बाय एरिस्टोटल suggests that it takes more bravery to conquer one's own desires than to conquer external enemies। ऐसे कुछ इलस्ट्रेशंस अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें टू सपोर्ट दी आर्गुमेंट, तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं महात्मा गांधी, ओके। हम बात कर सकते हैं अबाउट हिज नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, है ना, जहाँ पे एक तरह से इन्होंने ब्रेवरी तो शोकेस किया कैसे भाई, है ना, क्योंकि इनको भी कभी कभी लगता था कि भाई लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, वायलेंट रिटेलिएशन करना पड़ेगा, बिकॉज, है ना, प्रमोटिंग पीस के लिए, बट हाँ इन्होंने इसको ओवरकम किया। सो एक तरह से ग्रेटर ब्रेवरी को शो कर रहा है यार। Gandhi's non-violent resistance against British colonial rule in India showcased bravery in overcoming the desire for violent retaliation। and instead promoting peace and independence, instead promoting peace and independence through peaceful means। तो इतना बड़ा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं यार, यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज यहाँ तक। और एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे हम अशोका का एग्जांपल दे सकते हैं, बिकॉज इन्होंने एक बहुत ज़्यादा
खराब वॉर ना झेलने के बाद कलिंगा के अंदर इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था, है ना। इन्होंने वायलेंस को छोड़ दिया, एक प्रकार से पीस, रिलीजियस टॉलरेंस एंड सोशल वेलफेयर पे इन्होंने ध्यान दिया। तो वो भी एक बता रहा है कि अपने अंदर को कॉन्कर करना, है ना, अपने आप के अपने डिज़ायर को कॉन्कर करना इज़ द रियल ब्रेवरी। आफ्टर experiencing the horrors of war, Ashoka embraced Buddhism, renounced violence, and focused on promoting peace, religious tolerance, and social welfare। ओके, हम और बात कर सकते हैं, अब स्वामी विवेकानंद की बात कर सकते हैं, जहाँ पे इन्होंने एम्फेसाइज किया द नीड टू कनकर डिज़ायर फॉर पर्सनल गेन एंड मटेरियल पोसेशन के जो डिज़ायर्स हैं उसको यहाँ पे कनकर करने की बात की, जिससे आप क्या कर सकते हो, तो इसे एडवोकेट कर सकते हो सेल्फ रियलाइजेशन को, है ना। हम मदर टेरेसा की बात भी कर सकते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात कर सकते हैं, जहाँ पे इन्होंने मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए जो काम किया, है ना, पर्सनल डिज़ायर को छोड़ के, है ना, ऑफ रिवेंज डेडिकेटिंग हिमसेल्फ टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, तो उसकी बात कर सकते हैं। Ambedkar fought against discrimination and worked toward social justice and empowerment of marginalized communities, transcending personal desires for revenge and dedicating himself to the welfare of others। तो ये सब एग्जांपल्स बता रहे हैं कि हमारे पास पर्सन मस्ट ओवरकम क्या, उनके जो इंटरनल डिज़ायर हैं, इम्पल्स, है ना, दिस कैन बी डिफ़िकल्ट, है ना, एज इट रिक्वायर्स व्हाट, है ना, अपने खुद की कमजोरियों को एक तरह से मानना। हाउएवर ये अरिस्टोटल का जो कोट है ये सजेस्ट कर रहा है कि, है ना, ज़्यादा करेज लगता है यार टू ओवरकम इंटरनल स्ट्रगल देन टू कनकर एक्सटर्नल एनिमीज, है ना। सो इन ऑल ऐसे लिखते हैं, thus it is ultimately more, ऐसे लिखते हैं, चलो ठीक है। इन ऑल these cases the common theme is that the person must overcome their own internal desires and impulses। this can be difficult, है ना, but it is important यार।
this can be difficult as it requires confronting one's own weaknesses and vulnerabilities. Okay, तो इस प्रकार से हमने आंसर कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आई काउंट हिम ब्रेवर हु ओवरकम हिज डिज़ायर देन ही ओवरकम हिज एनिमीज। एरिस्टोटल का ये कोट है, ठीक है। तो हमने इंट्रोड्यूस किया बाय मेंशनिंग दैट। हमारे पास एरिस्टोटल यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि ज़्यादा ब्रेवरी चाहिए, है ना, कि अपने खुद के डिज़ायर को ओवरकम करना एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनिमीज, ठीक है। बहादुरी चाहिए यार, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हमने दिए महात्मा गांधी एग्जाम्पल, कैसे उनका जो नॉन वायलेंट स्ट्रगल था, है ना, उन्होंने ओवरकम किया जो वायलेंट रिटेलिएशंस की डिज़ायर को, है ना, बट हाँ उसको ओवरकम करके इन्हें हमने आज़ादी दिलाई भाई। अशोका की बात कर सकते हैं, अशोका द ग्रेट, जिन्होंने, है ना, लड़ाई के बाद, है ना, अपने आप को एक तरह से, है ना, वायलेंस को छोड़ दिया, रिलीजियस टॉलरेंस की तरफ आगे बढ़े, प्रमोटिंग पीस, है ना, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने लगे। तो एक तरह से क्या है, सब खुद के अंदर की जो दिक्कतें थी उसको ओवरकम किया भाई, खुद के रिटेलिएशंस को देखा, है ना, खुद की वीकनेस को ओवरकम किया। इट रिक्वायर्स मोर ब्रेवरी यार। बी आर अम्बेडकर की बात कर सकते हैं, है ना, जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, है ना, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को एम्पावरमेंट प्रोवाइड किया, है ना, जो हमारे पास पर्सनल डिज़ायर था रिवेंज का, उसको एक तरह से क्या किया, बिकॉज इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था, उसको, है ना, ओवरकम किया, एंड एक तरह से वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी को लगाया। सो इस प्रकार से जो सारे के सारे केसेस हैं, यहाँ पे हमको क्या समझ आ रहा है यार, ये बहुत ज़रूरी है टू ओवरकम ओन इंटरनल डिज़ायर, है ना। इट कैन बी डिफ़िकल्ट बट हाँ ये बहुत ज़रूरी है यार। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। Okay, the good of an individual is contained in the good of all. What do you understand by this statement? How can this principle, है ना, ये स्टेटमेंट दिया, उसका मीनिंग बताया। हाउ कैन दिस प्रिंसिपल बी इम्प्लीमेंटेड इन पब्लिक लाइफ? ये प्रिंसिपल कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। फिर से बात पढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन बोल क्या रहा है? द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड फॉर और गुड ऑफ ऑल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, है ना। हाउ कैन दिस प्रिंसिपल बी इम्प्लीमेंटेड इन पब्लिक लाइफ? तो सबसे पहले तो हम इस तरह के क्वेश्चन में, हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर में इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले तो बाय मीनिंग ऑफ द कोट, है ना, कोट का मतलब क्या उसको बताएंगे यार। बॉडी के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द वेस्ट, है ना, कि कैसे ये प्रिंसिपल को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पब्लिक लाइफ में। ओके, एंड कैसे ये सब खुशियों के लिए ज़रूरी है, इट इज़ हाउ इट इज़ गुड फॉर ऑल, इसके बारे में बताएंगे। एंड कंक्लूजन में एक वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूड कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट है, ये क्या सजेस्ट कर रहा है यार, कि जो वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल है वो इनकनेक्टेड है, मतलब इंटरकनेक्टेड है भाई, है ना। मतलब अगर एक इंडिविजुअल खुश रहता है तो पूरा सोसाइटी खुश रहता है। दिस स्टेटमेंट suggests that the well-being of an
individual is interconnected with the well-being of society as a whole. ओके, अब हम कुछ यहाँ पे वेज बताएंगे जिससे जो प्रिंसिपल्स हैं कि एक इंडिविजुअल के गुड होने से पूरा सोसाइटी का जो गुड होता है, भला होता है, उसको कैसे बता सकते हैं भाई। सो इन फ्यू वेज। और वेज ways in which these principles can be implemented in public life. So कैसे implement कर सकते हैं? by prioritizing the common good, prioritizing the कॉमन गुड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ना जो इम्पैक्ट है किसी भी डिसीज़न का, उसको एक ब्रॉडर पॉपुलेशन पे देख के हम यहाँ पे सोच के डिसीज़न लें, रादर देन कुछ सेलेक्टेड ग्रुप्स। सो व्हेन मेकिंग पॉलिसीज डिसीजन, जो गवर्नमेंट है शुड प्रायोरिटाइज द कॉमन ग्रुप ऑफ, है ना, इंडिविजुअल्स, है ना, जो कॉमन ग्रुप है उसको प्रायोरिटाइज देना चाहिए और इंडिविजुअल इंटरेस्ट। टेकिंग into account the impact that a decision will have on the broader population rather than just a few or just selected few। और कैसे कर सकते हैं भाई इस प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं पब्लिक लाइफ में? बाय प्रोवाइडिंग सोशल सर्विस, है ना। जब हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड नेसेसिटीज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड हाउसिंग टू ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, उससे हम इस प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स कैन इम्प्लीमेंट programs that provide basic necessities such as healthcare, education and housing to all members of सोसाइटी। और कैसे हम इस प्रिंसिपल्स को, मतलब जो इंडिविजुअल की जो वेलफेयर से पूरे समाज का वेलफेयर होगा उस इंडिविजुअल को और कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बाय प्रमोटिंग इक्विटी, है ना। इक्विटी मतलब क्या है? इसमें ऐसे मेजर्स होंगे सच एज एफर्मेटिव एक्शन, है ना, जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ को देखते हुए, है ना, मार्जिनलाइज ग्रुप को एक तरह से प्रमोट करे, है ना।
सो प्रमोटिंग इक्विटी मतलब क्या है? दिस इंक्लूड्स measures such as affirmative action programs which aim to address historical inequalities and level the playing field for marginalized group. है ना, हमारे पास जो सिविक एंगेजमेंट है उसको एनकरेज कर सकते हैं, है ना, जिससे क्या होगा, लोग समझेंगे कि भाई एक इंडिविजुअल के भलाई से ही समाज की भलाई है। जब हम एक इंडिविजुअल की वेलबींग को देखते हैं तब जाके हम, मतलब इंडिविजुअल का वेलबींग नहीं भाई, एक तरह से हमारे पास बोल रहे हैं कि एक इंडिविजुअल की वेलबींग से कनेक्टेड है समाज की वेलबींग यार, है ना। सो encouraging civic engagement मतलब क्या है? दिस इंक्लूड इनिशिएटिव सच एज टाउन हॉल मीटिंग, पब्लिक कंसल्टेशन, ऑनलाइन फोरम्स, जहाँ पे सिटीजन जो है अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को शेयर कर पाएँ। ठीक, जहाँ पे अपने आइडियाज और थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। सो लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय प्रिंसिपल दैट, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, दैट गुड ऑफ इंडिविजुअल बीइंग कनेक्टेड और विथ कंटेन इन द गुड ऑफ ऑल, है ना, यहाँ पे इसको ये बोल के कंक्लूड कर सकते हैं दैट बाय इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम दैट प्रमोट द कॉमन गुड, गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट जो इंडिविजुअल्स हैं हैव द चांस टू थ्राइव एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। सो कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दस बाय implementing policies and programs that promote the common good, government can help ensure that all individuals have the chance to thrive and contribute to society। ओके, सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। What do you understand by this statement and how can this principle be implemented in public life? तो हमने स्टेटमेंट का मतलब ये समझते हैं कि भाई जो एक इंडिविजुअल का वेलबींग है और जो सोसाइटी का वेलबींग है वो कनेक्टेड है,
और किस किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय प्रायोरिटाइजिंग कॉमन गुड, जहाँ पे हम एक ब्रॉडर पॉपुलेशन के लिए डिसीजन लेंगे रादर देन कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स, है ना। बाय प्रोवाइडिंग सोशल सर्विस, जहाँ पे हम हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड हाउसिंग ऑफ ऑल मेंबर्स की बात करते हैं, बिकॉज उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को हम फुलफिल करने की बात करते हैं, जिससे हम क्या कर पाएंगे, जो प्रिंसिपल्स हैं कि हम लोग जब वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल को देखेंगे तो एक सोसाइटी का वेलबींग होगा। इक्विटी को प्रमोट कर सकते हैं भाई, मतलब एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी, जो लोग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं जिनको फेस करना पड़ा है हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकते हैं भाई एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज लाइक रिजर्वेशन इन एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। एनकरेज कर सकते हैं सिविक एंगेजमेंट को, लाइक हॉल मीटिंग, टाउन हॉल मीटिंग कर सकते हैं, पब्लिक कंसल्टेशन, ऑनलाइन फारम, जिससे हमारे पास जो सिटीजन्स हैं वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाएँ, है ना, जो उनको दिक्कतें हैं वो बता पाएँ, जिससे हम उसको सुलझा सकते हैं। जब एक इंडिविजुअल का वेलबींग होगा तो सोसाइटी का भी वेलबींग होगा, है ना, वेलबींग होगा। तो सबने कंक्लूड किया कैसे, बाय मेंशनिंग दैट ये जब इम्प्लीमेंट करेंगे ये सब पॉलिसीज़ को तो एक तरह से कॉमन गुड की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और एक तरह से टोटल जो सोसाइटी है वो अच्छे से चल पाएगा, एंड वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यार, इट इज़ ऑफन सेड दैट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर, व्हाट इज योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड, जस्टिफाई योर आंसर विद इलस्ट्रेशन। हमारे पास पॉलिटिक्स एंड एथिक्स की बात करनी है, ठीक है। फिर से अगर पढ़ते हैं, इट इज ऑफन सेड दैट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर, व्हाट इज योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड, जस्टिफाई योर आंसर विद इलस्ट्रेशंस। इससे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना, क्वेश्चन को बाय गिविंग द रिलेशन बिटवीन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। कि बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं यार, बॉडी के अंदर हम हमारे पास जो व्यूज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हैं, उसको हम सपोर्ट करेंगे, है ना। मतलब अगर सही बोल रहा है तो सही, गलत बोल रहा है तो गलत, तो व्यूज़ इन सपोर्ट और अगेंस्ट। है ना, यहाँ पे इसको इलस्ट्रेट करेंगे, है ना, इसको विथ एग्जाम्पल्स, एंड कैसे ये भी बता सकते हैं कि जो एथिक्स साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। एंड उसके बाद कंक्लूजन के अंदर हम एक प्रोस्पेक्टिव वे अहेड के साथ कंक्लूड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं भाई हमारे आंसर को कि देयर इज़ कॉमन परसेप्शन दैट जो पॉलिटिक्स है और एथिक्स है वो साथ साथ नहीं चलते, है ना। बट ऐसा नहीं है भाई, एथिक्स should be an integral part of politics as political decisions have a significant impact on people's life. Ethics should be an integral part of politics as political decisions have a significant impact on people's lives and can determine the direction of society as a whole. ओके, यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस हैं कि यहाँ भाई बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है इसको बताने के लिए। सो हम बात कर सकते हैं अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, या फिर बी आर अम्बेडकर की, यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर सकते हैं। है ना, ही वॉज नोन एज द प्रेसिडेंट, पीपल्स प्रेसिडेंट, बिकॉज, है ना, इन्होंने एग्जाम्पलीफाइड किया जो एथिकल लीडरशिप था जब वो प्रेसिडेंट थे, बिकॉज ही प्रायोरिटाइज व्हाट, इंटीग्रिटी,
ह्यूमिलिटी, इंक्लूसिविटी, है ना, known as the people's president. Kalam exemplified ethical leadership during his tenure as the President of India. He prioritized integrity, humility and inclusivity, focusing on national development and inspiring the youth through his vision and ethical conduct. ओके, सो हमने एग्जाम्पल की बात की एपीजे अब्दुल कलाम की, जिनको पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था। एथिकल कनेक्टेड एग्जाम्पल दी इन्होंने। हम बात कर सकते हैं अबाउट अन्ना हज़ारे, है ना, जिन्होंने अपने एंटी करप्शन मूवमेंट से एक तरह से, है ना, बहुत लोगों को इंस्पायर्ड किया। पॉलिटिकल सिस्टम में लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं यार, कि ऐसा नहीं है कि नहीं, दे डू नॉट गो हैंड इन हैंड, बोला नहीं, हमने बोला दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट, एथिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इसका एग्जांपल दे रहे हैं भाई, हमने अन्ना हज़ारे का एग्जांपल दे रहे हैं, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अन्ना हज़ारे एन एंटी करप्शन एक्टिविस्ट, है ना, लेड द इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, demanding a strong anti-corruption law, and he emphasized the need for ethical governance, है ना, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की जो ज़रूरत है वो इन्होंने बात की इन दी पॉलिटिकल सिस्टम, जिससे बहुत लोग इंस्पायर्ड हुए। इंस्पायरिंग नेशन वाइड डिस्कोर्स ऑन कंडक्ट इन पॉलिटिक्स। सो अन्ना हज़ारे की बात किया हमने, जहाँ पे एथिकल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे ये, ठीक है। सो दो एग्जांपल्स हमें बता रहे हैं कि देखो भाई, एथिकल कंडक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक हम मनमोहन सिंह का एग्जांपल दे सकते हैं, है ना, पी साईनाथ का एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि एक हमारे पास सोशल एक्टिविस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने एक तरह से रिपोर्ट किया अनएथिकल प्रैक्टिस को इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। और उसके साथ साथ जो सिस्टमिक रिफॉर्म्स थे उसकी बात की इन्होंने। सो इट इज़ क्लियर दैट एथिक्स एंड पॉलिटिक्स आर इंटीमेटली कनेक्टेड। ओके, सो पॉलिटिकल डिसीजन हैव रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, फॉर पीपल लिव और पीपल लाइव्स।
सो हम क्या करना चाहिए, बाय प्रायोरिटाइजिंग पॉलिटिक्स इन एथिक्स वी कैन हेल्प इंश्योर दैट डिसीजन जो बना रहे हैं वो कॉमन गुड में रहें रादर देन द बेनिफिट ऑफ द सेलेक्टेड फ्यू. सो इट इज clear that ethics and politics are intimately connected by prioritizing ethics in politics we can help ensure that decisions are made with the common good in mind rather than just for the benefit of a selected few. ओके, सो इस प्रकार से हमने आंसर कंक्लूड किया. भाई क्वेश्चन क्या था, इट इज ऑफन सेड दैट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर, व्हाट इज योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड, जस्टिफाई योर आंसर विद इलस्ट्रेशन. तो हमने बोला नहीं भाई देखो, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट है. एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि कैसे APJ अब्दुल कलाम जो कि पीपल्स प्रेसिडेंट थे, है ना, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि, है ना, इन्होंने बताया कि एथिकल कंडक्ट भी हमारे पास बहुत ज़रूरी है ना. इन्होंने अपने कंडक्ट पे प्रायोरिटाइज किया इंटीग्रिटी को, ह्यूमिलिटी को, इंक्लूसिविटी को, एंड एक तरह से इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया नेशनल डेवलपमेंट में. और इन्होंने सोचा कि ये सब चीज़ जो एक्शंस हैं, एथिकल कंडक्ट हैं, वो इंस्पायर कर सकते हैं यूथ को. बिल्कुल हमने और एग्जांपल दिया अन्ना हजारे जी का, जहाँ पे वो जो उनका जो एंटी करप्शन मूवमेंट था, जहाँ पे उन्होंने बात की अबाउट एथिकल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की, है ना. एक ऐसे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ होना चाहिए. वो एक तरह से क्या बता रहा है कि एथिकल कंडक्ट है भाई पॉलिटिक्स में, दोनों एक इंटीग्रल पार्ट है. लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट देखो ऐसा नहीं है कि एथिक्स एंड पॉलिटिक्स अलग अलग चीज़ हैं, दे आर बोथ इंटीमेटली, है ना, कनेक्टेड. ठीक है, आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं. बिकॉज और हमको क्या करना चाहिए भाई, एथिक्स इन पॉलिटिक्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, एथिकल डिसीजंस पे हमारे पास फोकस करना चाहिए, जिससे हमारे पास एक कॉमन गुड की तरफ आगे बढ़ें, है ना, कुछ लोगों की फ़ायदे की नहीं, पूरी सोसाइटी के फ़ायदे के बारे में सोचें. सो ये क्वेश्चंस थे भाई जहाँ पे हमने देखे अबाउट एथिक्स के क्वेश्चंस, है ना, 2013 में. इसके बाद देखो अभी तो मैं एंथ्रोपोलॉजी चालू करूँगा, इसके बाद केस स्टडीज़ वाला जो सेक्शन है वो हम लास्ट में करेंगे यार. इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी का ऐसे फिर केस स्टडीज़ ऑफ एथिक्स, मतलब GS पेपर 4. दिस इज ऑल अबाउट एथिक्स के क्वेश्चन जो हमने 2022 से लेकर 2013 तक कंप्लीट किए हैं.